डिसाइड करना पड़ता है। तो इस सिमिलर वे में वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी कुछ चीज होती है जो इंक्लूड करनी पड़ती है, कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इसलिए कुछ इसके भी लॉ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक लॉ दिया हुआ है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका सप्लाईज टू अनरिलेटेड पर्संस। मैं रिलेटेड पर्संस पहले बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर से एक बार बता दूंगी रिलेटेड पर्संस क्या होते हैं, जिससे आपको पता चल सके अनरिलेटेड कौन से हैं। आपको याद हो तो रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्संस पहले भी बताए हुए हैं, बट फिर भी एक बार बता दूंगी। सो आपको टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड इसको किया हुआ है। सप्लाईज टू अनरिलेटेड पर्संस वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सप्लाईज टू अनरिलेटेड पर्संस जो आपस में रिलेटेड नहीं है। सप्लाईज टू अनरिलेटेड पर्संस वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सोल मतलब अकेला, जहां आपस में बस प्राइस का ही लेन देन सोल कंसिडरेशन। ये नॉर्मल केस होता है, बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल केसेस सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। दूसरा केस है हमारा वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15(1). कहीं पर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पाती है और नोटिफाइड सप्लाईज। and notified supplies. आज ये वाला कवर हो पाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। सो अब आ जाओ आप लोग। ये वाला हम पहले इसको कवर करते हैं, ये नेक्स्ट वाला कल के लेक्चर में करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड एक्सक्लूड होगा और रिलेटेड पर्सन क्या क्या होते हैं, एक बार इसको आपको बताती जाती है। सबसे पहली चीज तो इसमें ये है कि वैल्यू ऑफ जो अनरिलेटेड पर्सन वेयर सप्लाई प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। पहला वाला केस ले रहे हैं वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज वैल्यू of taxable supply। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या एक्सक्लूड होता है। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती क्या है, आपको ध्यान होगा हमने पहले जब वर्किंग ऑफ जीएसटी किया था तो आपको बताया था कि प्राइस के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ध्यान होगा आपको, और प्लस जीएसटी, तो क्या निकल के आता है? प्राइस। ये सबको याद है? ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी तरह का जीएसटी लग रहा है प्लस करके तब प्राइस निकल गया था, ध्यान है? तो जीएसटी के अलावा जो वैल्यू होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाती है। इसके अंदर हम और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। मैं ये लाइन पढ़ देती हूँ जो कि आप वर्किंग ऑफ जीएसटी में कर चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। व्हेन सप्लाईज आर मेड टू अनरिलेटेड पर्संस the price is the sole consideration, value of such supply shall be the transaction value. The transaction value refers to the price actually paid or payable on which amount of GST is to be computed as at some percentage। ठीक है, यही डेफिनेशन है जो हम पहले समझ भी चुके हैं। ये या तो पे की जा चुकी है या पेबल है, ठीक है, जो भी केस है। एक बार रिलेटेड पर्सन बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा, तो फिर आप अनरिलेटेड पर्सन इजीली मेक आउट कर पाओगे। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन। दो हम पहले पढ़ चुके हैं सारा, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे कोई दो लोग, कोई एक बंदा है वो एक बिजनेस में भी ऑपरेट करता है, दूसरे बिजनेस में भी वो डायरेक्टर है, दो बिजनेसेस में वो डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों बिजनेस एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे।
तो हम बात करें अनरिलेटेड की, रिलेटेड में केस अलग हो जाता है ना। तो ये रिलेटेड हो गया। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, कोई दो पार्टनर्स है किसी एक सेम बिजनेस में, किसी एक पर्सन के पास एटलीस्ट 25% होल्डिंग है किसी दूसरी कंपनी की, तो रिलेटेड हो गया वो उस कंपनी से। कोई एक कंपनी में वर्क करता है और किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल या डायरेक्ट करता है या मैनेजमेंट में पार्ट है, तो वो दोनों रिलेटेड हो गई कंपनीज। कोई दो लोग हैं जो सेम कंट्रोल या सेम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, अगर सभी लोग वो दोनों लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स है तो भी वो रिलेटेड हो जाएंगे। मतलब जहां पे उनका इंटरेस्ट कॉमन आ रहा हो वो रिलेटेड हो जाएंगे। लीगल पर्संस, ये सारा कुछ रिलेटेड पर्संस में आ जाता है। तो हम यहाँ बात करें अनरिलेटेड की। ठीक है, रिलेटेड में तो हो सकता है कि कुछ आपसी इंटरेस्ट भी आ जाए तो उसका केस डिफरेंट है। अनरिलेटेड पर्संस के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, इसमें क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है वो आपको बता देती हूँ। इंक्लूजन्स में यहाँ बताती जाऊंगी और एक्सक्लूजन्स यहाँ बताती जाऊंगी। क्या इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाई के अंदर, क्या क्या जोड़ेंगे हम जब हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइनली निकल कर आएगी, क्या हम एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए, जीएसटी को छोड़कर सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस ऐड होते हैं। सारी ड्यूटीज, कोई भी आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह दी हो, कोई और टैक्स अगर दिया हो जीएसटी को छोड़कर, कोई फीस दे रखी हो, कोई चार्जेस दे रखे हो, ये इसके अंदर आएगा अदर देन जीएसटी, अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। जीएसटी वाला सेस हटाकर और जीएसटी सारे टैक्सेस हटाकर कोई भी टैक्स है अगर दे रखा है इस पर तो वो इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह दे रखी तो वो इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल टैक्स ऐड हो जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करी होगी तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर की है तो वो आप इसी में जोड़ देंगे वैल्यू में। एग्जाम्पल पहले इसको बता देते, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे which has been incurred by the recipient has to be included in the price. For example, recipient incurs transportation cost for transporting goods from supplier place to his residence, which the supplier was under contractual liability to pay, and such cost relate to such supply। जैसे आपने कुछ सामान मंगाया और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप अलग से भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप उसकी कॉस्ट को सप्लायर ही बेयर कर रहा है, सप्लायर बेयर कर रहा है तो वो उसको ऐड करेगा। यहाँ दो केस हो गए, एक तो सप्लायर ने कुछ सामान डिलीवर किया रिसिपिएंट को और रिसिपिएंट बेयर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर रिसिपिएंट बेयर कर रहा है तो वो अपने P&L अकाउंट में दिखा सकता है, आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सप्लायर ने बेयर किया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सप्लायर उस वैल्यू में ऐड करेगा उसको। ठीक है, उस वैल्यू में ऐड करेगा और रिसिपिएंट से लेगा तो वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ जाएगा, वैल्यू में जुड़ जाएगा। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें कोई दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के फंडा में। जैसे मैं सप्लाई कर रही हूँ सामान, अंशुल को सपोज करो मैं सप्लाई कर रही हूँ, अंशुल ने खुद ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर किया तो मुझे मतलब नहीं, मेरा 20,000 का सामान है, 20,000 रुपए वैल्यू रहेगी। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर किया है 1,000 रुपीज तो मैं क्या करूंगी, मैं 21,000 चार्ज करूंगी। ऐसा 1,000 रुपीज जो मैंने बेयर किया है एज अ सप्लायर और पैसा मुझे 21,000 मिलेगा तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई 21,000 रहेगी, 20,000 नहीं होगी, 1,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या ऐड होगा, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कोई भी कमीशन लगा, कोई किसी पर्सन के थ्रू भिजवाया उसने अपना कमीशन लिया, या पैकेजिंग में जो लगा। ठीक है, और बता देती हूँ और क्या क्या हो सकता है, पैकेजिंग, कमीशन, इंस्पेक्शन के चार्जेस कुछ लगे, कोई सामान का इंस्पेक्शन हुआ वो इंक्लूड होगा इसके अंदर सप्लाई के चार्जेस में। सर्टिफिकेशन चार्जेस हुए, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने लिया कि प्रोडक्ट का कि ये मेरी जो सामान है वो आईएसओ सर्टिफाइड है या हॉलमार्क रजिस्टर्ड है। अकॉर्डिंगली कई सारी सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं जो आपका सर्टिफिकेशन देती हैं यहाँ सामान कैसा है, अप टू द मार्क है या नहीं। इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, कोई प्रोडक्ट आप टेस्ट करते हो वो चार्ज लगते हैं, सही है प्रोडक्ट या नहीं, या इंस्टॉलेशन है वो चार्जेस लगते हैं। वेइंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस,
आउटवर्ड फ्रीट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, जब रास्ते में सामान जा रहा होता है उसका उस पर अगर कोई इंश्योरेंस लग रहा है कि खराब हो गया या डैमेज हो गया तो कौन बेयर करेगा, वो भी लगेगा। ये सारी चीजें इसमें ऐड होती है वैल्यू में। ठीक, उसके बाद कोई भी अगर आपने पेमेंट डिले किया तो उस पर लेट पेमेंट पर जो भी फीस या इंटरेस्ट लगेगा वो भी आएगा इसके अंदर, इंटरेस्ट और फी ऑन डिलेड पेमेंट। ठीक है, ये भी आएगा इसके अंदर। और हाँ, और नेक्स्ट है सब्सिडीज। सब्सिडीज अगर आपको प्रोवाइड की गई है तो वो भी इसमें आएंगी, बट नॉट गवर्नमेंट सब्सिडीज। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट से मिली है तो वो नहीं आएगी, अगर सब्सिडी किसी जनरल पब्लिक से मिली हुई है तो वो आएगी। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, subsidies provided in any manner linked to the price to be included in the value of supplier who receives the subsidy other than subsidies given by the government, state or central. For example, supplier receives a subsidy of rupees 20,000 from an NGO and supplies subsidized goods at a lower rate, rupees 60,000, which the market price was rupees 80,000. 20,000 की सब्सिडी मिल गई, लेस सब्सिडी रुपीज 20,000। उसको कोई एनजीओ को कोई सामान भेजना है एक सप्लायर को, मार्केट प्राइस 80,000 है, वो 60,000 में भेज रहा है, 20,000 की एनजीओ उसको एक सब्सिडी दे रहा है, तो सब्सिडी कट जाती। सब्सिडी जानते हो ना, सब्सिडी तो जानते हो सब लोग, प्राइस कम करके देना, सब्सिडी जानते हो ना। तो सच अ लोअर, पता चला मैं बताती जा रही हूँ, सब्सिडी नहीं पता है किसी को। सच अ लोअर रेट, एक मिनट, हाँ, सच अ लोअर रेट विल नॉट बी टेकन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे 60,000 होगी या 80,000 होगी, बताइए। 80,000। 80,000 होगी, क्योंकि हमने कहा सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी, जनरल पब्लिक से मिल रही है तो नहीं होंगी इंक्लूड, सब्सिडी को आप हटाएंगे, सब्सिडी को। लेकिन इस टिक का मतलब, क्रॉस का मतलब ये मत समझना सब्सिडी मतलब अभी रुको बता रही हूँ। जैसे 80,000 का हुआ है सामान, तो सच अ लोअर रेट विल नॉट बी कंसिडर्ड as the value of supply because subsidy is not from the government. In other words, value of supply is rupees 80,000. कहने का मतलब यह है कि सब्सिडीज को आप कट नहीं करेंगे, सब्सिडीज को आप कट नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे। सब्सिडी इंक्लूड मतलब कहने का यह है, सब्सिडी मतलब बात समझे आप लोग, सब्सिडी कट नहीं होगी, जैसी सब्सिडी है उसको हटाकर जो प्राइस है वो आप मारेंगे। और गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दी है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उसको कंसिडरेशन में लेंगे। मतलब क्रॉस और इसके यहाँ पे मतलब उल्टा हो रहा है, इसी में क्रॉस वे हम लगाएंगे। सब्सिडीज लेंगे या नहीं लेंगे? सब्सिडी कंसीडर करेंगे गवर्नमेंट वाले केस में, सब्सिडी कंसीडर ऐसे समझ लो, क्योंकि इसमें जिस तरह से दिया ना क्रॉस और राइट से गड़बड़ हो रही है, क्रॉस और एक्चुअल में सब्सिडी कटती है तो गड़बड़ हो रही है। सब्सिडी गवर्नमेंट वाली कंसीडर होगी और जनरल पब्लिक वाली नहीं होगी, ऐसे समझो। सब्सिडी कंसीडर होगी जनरल हम के, अगर गवर्नमेंट ने दी होती 20,000 की तो सब्सिडी 60,000 हो जाता, तो 60 लेते। और गवर्नमेंट ने दिया है सब्सिडी तो आप उसे कंसीडर नहीं, मैं उल्टा लिख रही हूँ, अभी भी मैं उल्टा लिख रही हूँ। गवर्नमेंट ने दी है तो आप उसे कंसीडर करेंगे, और गवर्नमेंट में नहीं दी है, अदर पब्लिक ने दी है। हम जब आपने सबसे पहले बोला था तब बोला था कि गवर्नमेंट वाली कंसीडर नहीं करेंगे और वो पब्लिक एक्चुअल वाली ही में कंसीडर इंक्लूजन वाली करेंगे। बात आ रही है ना, इंक्लूजन वाली बात आ रही है, इसलिए वो मीनिंग उल्टा हो रहा है, सब्सिडी डिडक्ट होती है ना। मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ। Subsidies provided in any manner linked to the price other than subsidies given by the government to be included in the value of supply. Included in the value बोला था मैंने, अब मैं कंसीडर बोल रही हूँ तो मीनिंग डिफरेंट आ रहा है। मतलब वैल्यू में आप गवर्नमेंट वाली सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, बाकी में करेंगे अदर देन सब्सिडी। मतलब सब्सिडीज को प्लस करना है जो अमाउंट दे रखा है पब्लिक वाले केस में, हाँ, और गवर्नमेंट वाले केस में उसको लेना ही नहीं है, जो लेना ही अमाउंट है नहीं, वो वही रहेगा।
हाँ मतलब मैंने अगर इंक्लूडेड वाला केस देखे तो पहले मैंने ठीक लिखा था, और डिडक्ट वाला देखे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडी को हम इंक्लूड कर, सब्सिडी को, फिर मैं कंफ्यूज हो रही, सब्सिडी को आप डिडक्ट करेंगे, सब्सिडी को आप डिडक्ट नहीं मैम करेंगे जनरल केस में, हम वो मत डिडक्ट, रखिए, मैम सब्सिडीज तो मैम जो गवर्नमेंट बंदा में काट दीजिए। खरीदता है मैम वो उसको डिडक्ट करके मिलती है ना, हमें तो बस हाँ प्राइस में इंक्लूड करनी है, ताकि जब आगे जाके डिडक्ट होए तब उसका प्राइस कुछ और रहेगा। ये मैं थोड़े से सिंप्लीफाई कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऐसे हो गया। आप बस ऐसे समझ लो कि सब्सिडी अगर आपको मिली है ना, आप उस सब्सिडी को काटेंगे नहीं, वैल्यू में रखेंगे, ऐसे समझ लो, सब्सिडी ऐड वैल्यू करेंगे। में रखेंगे जनरल केस में, और यस गवर्नमेंट मैम, वाले केस में काट दोगे। अब ठीक है, काट देंगे। यस मैम, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो तो उस उसको सब्सिडी को वैल्यू में काट नहीं दो, रखेंगे। हाँ वैल्यू में मत रखो, काट दो नहीं उसको, रखेंगे। डिडक्ट कर दो। और अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही, जनरल पब्लिक दे रही है तो उसको रखो। जैसे कि 80,000 का सामान है, 60,000 में मिल रहा है, 20,000 की सब्सिडी हो गई, अगर ये 20,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही होती तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 हो जाती। अब क्योंकि जनरल एनजीओ दे रहा है एक, बस कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है वो, तो पूरा का पूरा 80,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। आप उस 20,000 पर भी टैक्स देंगे जो सब्सिडी मिली, आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा अनटिल अनलेस वो गवर्नमेंट ने दी हो। अब ठीक है, ये हो गया। यस मैम। ये इंक्लूजन वाले केस हो गया। एक्सक्लूजन एंड डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स जितने भी दिए जाते हैं वो डिस्काउंट्स सारे एक्सक्लूड होंगे। एग्जांपल ले लो, सप्लायर ने इनवॉइस दी है 18,000 की, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट ऑफ 2,000 जिसकी वैल्यू 20,000 थी, इनवॉइस उसने 18,000 की दी है, वैल्यू थी 20,000, और 2,000 डिस्काउंट के काट दिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 ही रहेगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक मिनट, नहीं 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 उल्टा बोल दिया, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी वैल्यू नेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कट जाएगा, डिस्काउंट को काट कर आप सप्लाई लेंगे। जैसे कि 20,000, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये इंक्लूजन में आ गई, एक्सक्लूजन में आ गई। 20,000 की अगर आपके गुड्स थे, आपने इनवॉइस रेज की 18,000 की, 2,000 का क्या था, डिस्काउंट था, तो आप जो टैक्स देंगे वो इस पर देंगे, ये वैल्यू हो गई, डिस्काउंट को काट देंगे। तो डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड बिफोर और डिस्काउंट दैट आर अलाउड आफ्टर सप्लाई आल्सो विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, बट सब्सिडीज इंक्लूड होंगी, सब्सिडीज एक्सक्लूड नहीं होंगी। सब्सिडी एक्सक्लूड तभी होगी जब गवर्नमेंट ने दी हो। अब हो गया क्लियर? ठीक है, कुछ इसमें पूछना है किसी को? इसके बाद क्योंकि मैं इसके छोटे से 2-3 क्वेश्चंस बताती हूँ, उसमें आप मुझे बता देना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें किसी को भी? नो मैम। नो। देखिए, एक 3 क्वेश्चन बताती हूँ, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। क्या क्या पर्टिकुलर देती है? वो बोलती है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई इज ₹40,000, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, म्यूनिसिपल टैक्स लेवीड 4,000, 4,000 का इस पे लग गया म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 40,000, 4,000, पैकिंग चार्जेस लग गए 500, पैकिंग चार्जेस लग गए 500, सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 2,000, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 2,000, डिस्काउंट ऑफर्ड 2% ऑन इट, determine the taxable value of supply.
डिटरमिन दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई लगाएं। देखो आपको जो बताया था एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू में टैक्स तो ऐड हो जाएगा अदर देन जीएसटी पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि म्युनिसिपल टैक्स वगैरह है वो आ जाएगा। प्रिंस ने तो आंसर निकाला 32,500 कितना निकाला बेटा? 32,500 कितना? मैम 41650 शायद। अच्छा एक बच्चा मैम मेरे हिसाब से 4 बता रहा है और 32,500 प्रिंस ने बताया है और 32,500 वो बता रहा है ऋत्विक। चलो देख लेते हैं। इसमें म्युनिसिपल टैक्स जुड़ जाएगा, पैकिंग चार्जेस जुड़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो ये घटेगी। ये तो मैम ये घटेगी नहीं, ये इंक्लूड ही नहीं होगी, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। हाँ जुड़ी हुई तो है नहीं ना। हाँ ठीक है मैम ये तो है हम नहीं इसको ना, तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। सही बात है। जुड़े जी पहले से जुड़ी हुई थी तो फिर हम इसको घटाते नहीं, माइनस कर। यस मैम। अभी जुड़ी तो है नहीं, हमें तो निकालना है। 44,500 घटा वटा होगा तो 44,500 कंसीडर नहीं करता बिल्कुल भी। और 2% निकाल दिए डिस्काउंट ऑफर, 2% कितना हुआ? 2,000 800 40,000 का सॉरी है ना? 40,000 का 800 होगा मैम। मैंने तो 2% कितना आएगा? 42,500 का 2% निकाला। इसका निकालो नहीं ना, वो कह रहा नहीं मैम, ट्रांसफर 40,000 का तो 800 नहीं आएगा। हाँ 800 आएगा। 800 आएगा ना मैम। हम डिस्काउंट माइनस कर दिया, पहले 40,000 में थे। हाँ बाद में कर लो, पहले कर लो। यस 500 मैम। और मैम 41,500 हाँ वही आएगा 41। ये आएगा मैम 41700 हाँ 417 हाँ 41700 प्रिंस का आंसर ठीक था, प्रिंस ने यही आंसर दिया था। हाँ मैम। मैंने वो 50 उसमें मतलब मैम 42 मैंने 500 का म्युनिसिपल निकाल टैक्स दिया। माइनस कर जोड़ने दिया में था कुछ टैक्स। गड़बड़ी करी है क्या? मैम मैंने वो उसका 2% उसका निकाल दिया, क्या 500 बोलते हैं, माइनस 800 नहीं, गलत जोड़ ऐड रहे वैड करके। 43700 आ रहा है। क्या जोड़ रहे हो तुम लोग? 44,000 मैं ही 43,700 जोड़ लेती हूँ। 44,000 और 44,500, 44,500 में से तो 43,700 ही तो आएगा। 41 क्यों बोल रहे हो? मैम मेरा भी यही आ रहा है 43700 43,700। यही आएगा ये। कैसे आएगा? मैम प्लस माइनस में गलती हो गई, हाँ, मैंने 800 की जगह 8,000 माइनस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देती हूँ, सब्सिडी फ्रॉम तीनों का ही गलत। रिसिपिएंट ले लो। जो रिसिपिएंट है ना गुड्स सर्विसेज का, उसने हमें कुछ सब्सिडी दी है। अब बताओ 2,000 और ऐड हो जाएगा। हाँ 2,000 जुड़ जाए 45700 क्योंकि जो सब्सिडी 45700 ले रहे हो ना वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। वो सब्सिडी एक्सक्लूड नहीं होगी, इंक्लूड करी जाएगी वैल्यू, इंक्लूड और डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरा लो, एक कंपनी है वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करती है एक दूसरी कंपनी के साथ फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹70,000। 70,000 रुपए के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सब कोई सर्विस सप्लाई करनी है उसको। मैं एक मिनट इसको रब कर दूं, यहाँ लिख देती हूँ। मैम मैम हाँ जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी थी हाँ उसको माइनस नहीं करना है गुड से। नहीं वो अभी जुड़ी ही नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग से दी हुई है। अगर इन्होंने टोटल दे दिया होता आपको कि पूरी ट्रांजैक्शन हाँ वैल्यू ये है ना, और उसमें जुड़ी हुई होती है, अब वो पूछते घटानी या नहीं घटानी, तो आप नहीं घटाते, उसमें जुड़ी ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा तो जुड़ी ठीक नहीं है। थी। यही गड़बड़ मैं कर रही थी, फिर ऋत्विक ने एकदम टोका। मैं कहती हाँ ये हटेगा, फिर उसने कहा मैंने तो जुड़ी ही नहीं है, अलग ही दी हुई है ना, तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। चलो अब आइए दूसरा बताते हैं। एक कंपनी आरके और एक है XY। ठीक है, आरके ने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट XY के साथ किया 70,000 के लिए, यानी आरके को सप्लाई कर रहा है गुड्स की 70,000 जिसकी वैल्यू है, गुड्स नहीं सॉरी सर्विसेज की। XY ने डिस्चार्ज की एक लायबिलिटी आरके के लिए टुवर्ड्स AB लिमिटेड फॉर 8,000। इसने कहा कि कुछ पेमेंट है जो कि मुझे देनी है, और वो लायबिलिटी और जोड़ लो 8,000 रुपए और है।
इंटरेस्ट पे किया डिले पेमेंट पर 3000। अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? इंटरेस्ट डिले 81,000। जुड़ेगा, मैंने कहा था इंक्लूड होगा ऑन डिलेड पेमेंट्स। मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 73,000 ही होनी चाहिए, नहीं, ये 8,000 रुपए बताती हूँ क्योंकि क्या है? मैम ये है 8,000 रुपए तो उसकी दूसरी लाइबिलिटी है ना। XY discharged a liability of RK towards AB for ₹8,000। मैम डिस्चार्ज मतलब वापस कर दी, वापस करना, मैम वापस कर दी। ये जुड़ेगी। मैम इसका कुछ ट्रीटमेंट ही क्यों होगा, ये तो अलग ही वो है ना। नहीं नहीं, ये जुड़ेगी। ऐसा हो सकता है इसकी प्रीवियस कुछ लायबिलिटी बची हुई हो, इसने नहीं दिया हो और पैसा इसका पेंडिंग हो, इसलिए इन्होंने अलग से दिया, तो ये जुड़ जाएगी। हाँ, इसमें जस्टिफिकेशन क्वेश्चन में भी यही दिया है, और ये तीनों जुड़ करके आ गए 81,000। कोई पुरानी लायबिलिटी है ये, इसका कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं था अब तक। कोई पुरानी लायबिलिटी अगर अलग से कही जा रही तो वो ऐड हो जाएगी। एक और ले लो, एक टैक्सेबल सप्लाई है 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख की एक टैक्सेबल सप्लाई है, 4 लाख की। फ्रीट है 13,000, तो फ्रीट जुड़ जाएगा, मैंने बताया था फ्रीट वगैरह सारे जुड़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेइंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस हैं 4,000 एंड 5,000, तो ये भी सारे जुड़ जाएंगे, टैक्सेबल सप्लाई निकल आएगी। क्या आ गया? सभी जुड़ेंगे, इसमें कोई घटने वाली चीज है ही नहीं। 4,22,000 ट्रांजैक्शन वाली फ्रीट जुड़ेगा, वेइंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस। अब अगर ये लगा लो इसमें डिस्काउंट दिया होता 2% का, फिर क्या करते? 4 लाख में 2% का डिस्काउंट लगा लो, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2% का डिस्काउंट लगाओ, कितना आएगा? 80,000। 8,000 आएगा बच्चे, 2% है 20। सॉरी 8,000। हाँ, अब बताओ कैसे वैल्यू पे कोई क्या इम्पैक्ट करेगा ये डिस्काउंट? मैम ये आ जाएगी ना 418,000। इसमें से 8 माइनस कर देंगे ना बस। 8,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट शुड बी। यस मैम। तो 4/22 में से 8,000 कट गए, 4,14,000 आ गए, 4। यस मैम, यस 14। है ना? 4,14,000, ठीक है। यस। So that's it for today.